Hello everyone, welcome you all to the Singh Pathshala online classes. This is the lecture 5th of the acid, bases and salts for the class 10 students. Okay, so guys, लेक्चर 4 तक जो हमने पढ़ा था, ठीक है, लेक्चर 4 तक हम रिएक्शंस की स्टडी कर रहे थे। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे, उसकी बात कर लेते हैं भाई। देखिए हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली हैं अभी तक। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन 1। सबसे पहली जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो एक एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी थी? किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ। और उस केस में, ठीक है, और उस केस में क्या मिलता था हमें? प्रोडक्ट क्या मिलते थे? एक मेटल सॉल्ट मिलता था और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी भाई। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने पढ़ लिया है इस रिएक्शन के बारे में। हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी हम पढ़ चुके थे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास अगर कोई भी हम लिट मैच स्टिक, ठीक है, पहले से बर्निंग कैंडल या लिट मैच स्टिक अगर उसके पास में लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो जो उस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या हो जाएगी? उसका कंबशन हो जाएगा और एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, तो जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। और उसके बाद में रिएक्शन 2 हमने पढ़ी थी। रिएक्शन 2 हमने एक बेस का रिएक्शन पढ़ा था। बेस का रिएक्शन पढ़ा था रिएक्टिव मेटल के साथ। उस केस में जो, इस केस में क्या मिलेगा? इसका जो प्रोडक्ट मिलता था उसमें भी सॉल्ट मिलता था प्लस H2 गैस रिलीज होती थी, ठीक है। तो एसिड का रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ और बेस का रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ क्या है, सिमिलर वे में होता है। जो प्रोडक्ट मिलते हैं दोनों में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चलिए भाई, अब थर्ड रिएक्शन जो हमें पढ़नी थी, जो थर्ड रिएक्शन हमें पढ़नी थी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आज की क्लास शुरू होती है, ठीक है, मतलब आज की क्लास तो पहले ही शुरू हो गई है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है भाई। तो रिएक्शन थर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो थर्ड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, तो इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले जो भी रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें आपको सबसे पहले मैंने यही बताया था कि आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी जर्नल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बनता क्या क्या है, ठीक है, और कैसे बनेगा, केमिकल फार्मूला सब हम बना सकते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगी इस रिएक्शन की वो मैं लिख देता हूँ, जिसे आपको याद रखना है। जनरल फॉर्म ये होगी कि अगर कोई भी एसिड होगा उसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो उसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो होते हैं मेटल सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। तो ये जनरल फॉर्म जो है आपको याद करनी है, ठीक है। इसके ढेर सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो वो एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि किसका रिएक्शन किसके साथ, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसिड ले लेते हैं, मान लीजिए HCl ले लेते हैं, और मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं हम CaCO3। तो इस केस में क्या होगा, जो मेटल सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो होता क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि मतलब हर केस में कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ मेटल सॉल्ट जो बनता है वो CaCl2 बनता है प्लस CO2 और H2O, CO2 गैस प्लस H2O तो रिलीज होना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से जो मेटल सॉल्ट बना है, दिस इज द मेटल सॉल्ट और इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो इस मेटल सॉल्ट के बारे में ध्यान से देखिए कि इसके अंदर जो मेटल है, ठीक है, वो मेटल कहाँ से आया है? वो मेटल कार्बोनेट वाला मेटल आया है भाई यहाँ पे, ठीक है, और तो कहीं मेटल है भी नहीं। तो यहाँ से कैल्शियम तो मेटल कार्बोनेट से आया है, और जो इसके अंदर एनाइन आई है वो कहाँ से आई है? वो एसिड से आई है, ठीक है। HCl का जो एनाइन होगा, HCl जब ब्रेक होगा, ठीक है, H+ साइन देगा, क्योंकि एसिड तो सारे H+ साइन देते हैं, Cl- देगा, तो ये Cl- कैल्शियम के साथ कंबाइन होके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा भाई। तो अब आपको पता लग गया कि मेटल सॉल्ट कैसे बनाना है। मेटल सॉल्ट के लिए क्या करना है,
जो मेटल लेना है वो तो मेटल कार्बोनेट से लेना है, मेटल को मेटल कार्बोनेट से लेना है भाई, और जो हमारा एनाइन होगा उसे एसिड से लेना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, इन दोनों से क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट। ओके, और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे। कैल्शियम के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है +2, और क्लोरीन की -1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है यही है, और हमेशा CO2 गैस रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो CO2 जो ये आई है, ये पूरा CO2 ये कहाँ से आया है, ये कार्बोनेट से आया है, CO3 से आया भाई ये CO2 मॉलिक्यूल जो है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन आया है वो CO3 से है, और तो कहीं कार्बन है भी नहीं है। तो दिमाग लगा सकते हैं हम अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी भी इस मतलब इस रिएक्शन में, बहुत आसान रिएक्शन है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ आगे एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड कोई और ले लेते हैं भाई। मान लीजिए हम H2SO4 ले लेता हूँ मैं एसिड को, और साथ में जो मेटल कार्बोनेट कोई और अलग ले लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेता हूँ। तो इस केस में जो मेटल सॉल्ट बनेगा भाई, वो उसके लिए मेटल कौन सा होगा, आप लोग मतलब बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप केमिकल फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद में वीडियो को रिप्ले करके फिर देखेंगे कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं सही है। तो मेटल तो सॉरी मैग्नीशियम है, और जो एनाइन आएगा वो एसिड को ब्रेक करके देख लेंगे भी। एसिड को ब्रेक करेंगे H2SO4 को, तो ये 2H+ आयन देता है, और हमें SO4 आयन मिलेगा। अब SO4 के ऊपर चार्ज कितना होगा इसे ध्यान से देखिए, काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है, SO4- लिख देते हैं, कुछ SO4 2- लिख देते हैं। तो इसे भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, ऊपर देखिए H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है क्या, H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब इसके अंदर ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है। और अगर इसके अंदर ओवरऑल चार्ज 0 है तो इसे ब्रेक करने पे भी ओवरऑल चार्ज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहीं से पता लग जाएगा। 2H+ हैं, 2H+ हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +2। और सल्फेट एक ही है, तो यानी कि इसके ऊपर, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, अगर इसे ओवरऑल चार्ज को 0 करना है तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब आपको बात समझ में आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल चार्ज जो आएगा, ठीक है, टोटल चार्ज जो आएगा वो आ जाएगा 0। तो आपको बात समझ में आ गई। तो एनाइन आपने आइडेंटिफाई कर ली, एनाइन हमारी है सल्फेट। अब केमिकल फार्मूला लिखना है, तो मेटल की आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की तो पता चली ही गई। अब क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, जो फार्मूला है वो हमारा कुछ ऐसा आएगा, SO4 द होल ट्वाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो जो फाइनली जो फार्मूला आएगा वो आएगा हमारा MgSO4। और साथ में जो प्रोडक्ट मिलते हैं जो जनरल रिएक्शन में हमने पढ़े हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। CO2 गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, और साथ में H2O मिलेगा भाई। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होगी, मतलब कोई परेशानी अगर होगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा, उसमें रिप्लाई किया जाएगा भाई। ओके, चलिए अब आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात भी करेंगे, ऊपर जो रिएक्शन हमने लिखी थी इसमें बैलेंसिंग भी इम्पोर्टेंट है। बैलेंसिंग आपको करनी आती होगी, फर्स्ट चैप्टर में आपने बैलेंसिंग के बारे में सुना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जो मैंने लिखी हुई है दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को इसकी बैलेंसिंग करके देखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से चेक करेंगे कि सही हुआ, सही किया है या गलत किया है। तो मैं इसकी बैलेंसिंग कर देता हूँ। बैलेंसिंग के लिए केवल HCl के आगे क्या लगाना है, केवल 2 ही लगाना है। स्टोकोमेट्री केवल HCl की चेंज होगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मुझे देखने से ही पता लग गया था इसे। अदरवाइज एक प्रोसीजर होता है कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। जिसके सबसे ज़्यादा आइटम्स होते हैं उसे सबसे पहले बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद में फिर उससे कम एटम वालों को, और फिर ऐसे ऐसे चलता है वो। मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ आप में सीख चुके होंगे।
चलिए भई आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस बार हम एसिड ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके। और इसके साथ हम कोई भी मेटल कार्बोनेट कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए Na2CO3 ले लिया, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। और इस केस में जो मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा उसके लिए जो हमारा केटाइन होगा वो तो मेटल जो होगा वो मेटल हमें पता है सोडियम है। और इसके साथ एनायन कौन सा होगा, वो एसिड को ब्रेक करके पता लगेगा भाई, HNO3 को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस मिलेगा, यानी कि एनाइन हमारा जो हो गया डेट इज NO3 माइनस। NO3 माइनस को नाइट्रेट आयन बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। तो यहाँ से हमें क्या बनाना है, केमिकल फार्मूला बनाना है मेटल सॉल्ट का। तो मेटल सॉल्ट का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए मेटल की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और NO3 -1 है ही यहाँ पे। क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, केमिकल फार्मूले में 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, तो NaNO3 आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। और इसका नाम होगा मेटल, सॉरी मेटल, मेटल तो पता ही हमें, तो सोडियम नाइट्रेट। और साथ में इसके जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, हमेशा ही मिलेंगे, CO2 प्लस H2O। बहुत ही बढ़िया भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल जनरल रिएक्शन पता होनी चाहिए कि किसी भी एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। देखिए और भी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, मैं नाम भी बता देता हूँ इन एसिड के। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और हमारा MgSO4 का नाम आप लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ओके। ऊपर HCl का जो नाम होता है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, बट इसके और भी कई सारे नाम हैं। ये मार्बल भी बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ इसे क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन भी बोला जाता है। और यही होता है CaCO3 जो चाक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट इन चाक, ओके। यहाँ तक की कहानी हमें सभी को समझ में आ गई। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो उससे पहले अब आगे कहाँ चलेंगे हम, तो आप में से अब मैं बताता हूँ एक और एसिड का इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाता हूँ। डेट इज़, हमने कुछ एसिड खास पढ़े नहीं थे इंट्रोडक्शन में, हमने कुछ ही एसिड्स पढ़े थे जो डे टू डे लाइफ में हमें मतलब जिनके साथ हम डील करते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ा था। एसिड तो बहुत सारे हैं, तो एक एसिड ये भी होता है H2CO3, H2CO3, इसका नाम कार्बोनिक एसिड होता है। और इसके साथ भी हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, ठीक है। इसके साथ भी हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। तो हमारी जो बॉडी का पीएच होता है ना, बॉडी का जो ब्लड का पीएच होता है, उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो जो मेंटेन रहता है, हमारी ब्लड का पीएच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। 7.4 से लेके 7.6 के अराउंड रहता है। अब ये पीएच क्या है ये भी सब हमें पढ़ना है, बट थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे भाई। ये कार्बोनिक एसिड है और इसी की वजह से हमारी बॉडी का पीएच क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द pH of blood, that is around 7.4 to 7.6। तो बहुत ही बढ़िया। और ये कैसे मेंटेन कर पाता है ये भी सब हम बातें आगे करेंगे, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना हमें ये है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर ने बोला था कि किसी भी एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, उस केस में हमेशा क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है। और
CO2 गैस रिलीज होती है प्लस H2O मिलता है भाई, यही बताया था मैंने। तो आप लोगों में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि एसिड तो H2CO3 भी है। तो अगर H2CO3 की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ करवा दें तो इस केस में भी क्या होना चाहिए, कुछ रिएक्शन ऐसे ही होनी चाहिए। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इस वे में नहीं होगी, इसमें कुछ अलग है। इसके अंदर पहले से ही कार्बोनेट आयन है, ठीक है, और इसके अंदर भी कार्बोनेट आयन है, तो ये रिएक्शन उस तरीके से नहीं होगी। तो आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे भाई, ये RML केस हो गया हमारे लिए। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, इस रिएक्शन में मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O ना बन के बल्कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, CaHCO3 द होल ट्वाइस बनेगा। इसे बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, इसे बोला जाता है मेटल बाइकार्बोनेट। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटल बाइकार्बोनेट बोला जाता है, बट इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये बात मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन में कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है हमें, इसी रिएक्शन में कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। वो चीज़ें क्या है भाई, वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होती है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मेटल सॉल्ट, और साथ में CO2 और प्लस H2। तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, और क्या पढ़ना है भी, ये जो CO2 गैस रिलीज होती है यहाँ पे, इसे डिटेक्ट किया कैसे किया जाए, ठीक है। हाउ टू डिटेक्ट, जैसे हमने जो आगे रिएक्शंस H2 का डिटेक्शन पढ़ा था, ऐसे ही CO2 का डिटेक्शन भी पढ़ना होता है हमें। हाउ टू डिटेक्ट CO2 गैस। तो क्वेश्चन है ये हमारे लिए। अब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, CO2 के डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि CO2 गैस को हम किससे पास करते हैं, लाइम वाटर में से पास करते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर, उसमें से पास करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, CO2 के पास होने से वो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। तो ये ही CO2 का क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा CO2 के बारे में एक और ख़ास बात है कि जब भी किसी रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होती है, ठीक है। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब कि बहुत सारे बबल्स एक साथ विग्रस वे में क्या निकल, उसमें बबल आउट होने लगेगा सॉल्यूशन। तो उससे भी पता लग जाता है कि CO2 गैस रिलीज हो रही है, बट वो वो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज और भी कई सारी गैसेस उस वे में रिलीज हो सकती है। तो हाउ टू डिटेक्ट CO2 गैस, उससे पहले मैं वो लिख देता हूँ एक छोटा सा नोट। CO2 गैस always released with brisk effervescence। तो ये तो जर्नल सी बात है, ठीक है। तो बट CO2 के केस में हमेशा ऐसा होता है। ब्रिस्क एफरवेंसेस का अगर आपको देखना चाहते हो क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी CO2 को डिजोल्व किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी CO2 को डिजोल्व किया जाता है। और जैसे ही हम उसका क्या करते हैं, जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से जो CO2 रिलीज होती है, ठीक है, जो भी डिजोल्व CO2 होती है, जो जैसे निकलती है उसी को ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। चलिए भाई, ये मैं लिख देता हूँ। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, कंफर्मेटरी ये तो मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, अ काइंड ऑफ टेस्ट तो बोलेंगे, बट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर CO2 गैस, वो ये होगा
when CO2 gas is passed through lime water, then it turns milky. ठीक है, वो मिल्की बन जाता है, इन टर्म्स मिल्की. क्यों मिल्की बन जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी. अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे. वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, जब भी CO2 को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. ओके, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से ही कुछ नई चीज़ बनती है. तो होगा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर में मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक बीकर में हमने इसमें क्या ले लिया, लाइम वाटर ले लिया. लाइम वाटर होता है CaOH द होल ट्वाइस का सॉल्यूशन. जब भी किसी चीज़ का हो वाटर में तो उसके सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं. तो इसीलिए मैंने लिख दिया दिस इज लाइम वाटर. और जैसे ही इसमें से CO2 पास करेंगे, ठीक है, CO2 गैस को इसमें से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ CaCO3 के पार्टिकल्स बन जाएंगे. CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे. तो बहुत सारा CaCO3 जो वाइट पीपीटी होगा वो तो नीचे ही रहेगा, बट कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, सस्पेंडेड भी रहेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड भी रहेंगे, जिसकी वजह से वो कैसा दिखेगा, हमें मिल्की दिखेगा. सो दिस रेड थिंग इज वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3. तो यहाँ CaCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा. अब प्रेसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा. प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर इनसॉल्यूबल बनने वाला इनसॉल्यूबल सॉलिड. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट इज नथिंग बिग, इट इज इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन, उसे प्रेसिपिटेट बोल देते हैं. और ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना दूसरे को दे सकते हैं. चलिए, अब उसके बाद में क्या होता है, मतलब यहाँ पे CaCO3 बना है तो जाहिर सी बात है कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी. तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो भी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ. दैट केमिकल रिएक्शन इज CaOH द होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन जब CO2 की होती है तो यहाँ से बन जाता है CaCO3 का वाइट पीपीटी. ओके, पीपीटी को हम डाउन एरो से भी दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में सॉलिड भी लिख सकते हैं. जैसे गैसेस के केस में हम ब्रैकेट में G भी लिख सकते हैं और उसे अपवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं, और साथ में H2O लिक्विड. बट इस टेस्ट के साथ कुछ दिक्कत भी है. तो अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को बोला जाए कि CO2 का टेस्ट करो तो वो इधर गड़बड़ी कर सकता है. गड़बड़ी क्यों कर सकता है? बिकॉज होता ऐसा है कि आप इनिशियली जब CO2 को स्टार्टिंग में जब CO2 को पास करते हो तब तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. बट कुछ समय के बाद, मतलब अगर आप कॉन्टिन्यूसली CO2 को पास करते रहो, यानी कि मतलब CO2 एक्सेस में हो जाए, तो वो लाइम वाटर जो मिल्की हो गया होता है वो दोबारा से क्या हो जाता है, वो दोबारा से वो सॉल्यूशन फिर से क्लियर हो जाता है. तो अनएक्सपीरियंस लोग क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे इसमें. ठीक है, वो पहले बोलेगा पहले तो मिल्की हुआ था, बाद में क्या हो गया, क्लियर हो गया. तो असल में ऐसा होता ही है, आपको पहले का ही जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे नोट करना होता है. ठीक है, तो भैया जो भी लैब में काम करना पसंद नहीं करते हैं जो बच्चे, तो पता चले आपको बोला जाए CO2 का टेस्ट करो तो तुम बोलोगे रिएक्शन लगा के चले जाओ, ऐसे सेटअप करके चले जाओ, 1 घंटे बाद आओ तो तुम मैडम को बोलो मैम कुछ हुआ ही नहीं है, क्लियर ही है सॉल्यूशन.
तो असल में वो क्लियर ही मिलेगा तुम्हें, बिकॉज उसमें CO2 बहुत ज़्यादा पास हो जाएगी, तो क्लियर हो जाता है बाद में। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ इधर, इसी इसी के अंदर अगर हम क्या कर दें, एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दें, ठीक है, एक्सेस ऑफ CO2 को पास कर दें तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब यही सॉल्यूशन दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इनिशियली भी जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर होता है, ये क्लियर सॉल्यूशन था, बाद में क्या हुआ, मिल्की हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, मिल्की सॉल्यूशन। अब फिर से दोबारा से क्या हो जाएगा भाई, दोबारा से फिर क्लियर हो जाएगा ये। ओके, अगेन दिस इज द क्लियर सॉल्यूशन। अब ये दोबारा से क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है कोई और भी रिएक्शन फिर हुई होगी, कोई नई चीज बन गई होगी। इतना तो हमें पता है, इतना तो हमें श्योर है हम इस चीज के लिए कि CaCO3 नहीं रहा होगा, बिकॉज CaCO3 तो वाइट सॉलिड होता है, अगर वो रहता तो उसकी वजह से वो वाइटनेस होनी चाहिए थी। तो हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ CaCO3 किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो भी मैं लिखवाता हूँ। इन दोनों की रिएक्शन जब आगे CO2 के साथ करवाते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है इसका प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, बल्कि ये सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो हमें कलरलेस या क्लियर सॉल्यूशन मिलता है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, CO2 को डिटेक्ट करना काफ़ी आसान है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है आपकी क्लास में, सॉरी NCERT बुक में एक एक्टिविटी भी है, तो वो भी मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग उसे देख लें। तो 2 मिनट का वेट करेंगे भाई, 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिए, मैं अभी कर रहा हूँ भाई, कहीं चले मत जाना चाय पानी पीने। तो हमारी एक्टिविटी जो है वो हो चुकी है इंसर्ट, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ओके, अगर किसी को छोटा दिख रहा है तो भाई उसके लिए हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि वो आसानी से देख पाए। तो ये इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें CO2 गैस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब जो रिएक्शन वगैरह होती हैं पास करते हैं, बट उसे अपैरेटस कैसा होता है उसका, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता ही देता हूँ, इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिया गया है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, तो वो तो बता ही रखा है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया है और उसके बाद में इसके अंदर एसिड डाला गया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब भी तुम्हें पता है मेटल कार्बोनेट है और एसिड है तो यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो वो CO2 गैस रिलीज होके, इन्होंने ट्यूब लगाई हुई है CO2 गैस के पास होने के लिए, तो इस ट्यूब के थ्रू क्या हो जाएगा, CO2 गैस को किसी और एक टेस्ट ट्यूब में पास किया जा रहा है। उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यानी कि लाइम वाटर है। तो भाई अगर इसमें लाइम वाटर है और अगर वो गैस CO2 हुई तो फटाक से क्या हो जाएगा, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि वो जो भी गैस रिलीज हुई है वो CO2 गैस है। तो ये बहुत आसान एक्टिविटी थी, आप लोग इसके बारे में और पढ़ सकते हैं अपनी NCERT बुक में, जो भी मैंने बताया था वही सारा कुछ है। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं। इसी रिएक्शन का जो केवल लास्ट पोर्शन रह गया वो ये है कि CO2 गैस को डिटेक्ट करना तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तो ब्रिस्क एफरवेसेंस से भी आप पता लगा सकते हैं, और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हैं तो उसे लाइम वाटर से पास कर दें। तो इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है,
तो वो मैं बता देता हूँ। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एसिड्स। दिस, इस रिएक्शन को क्या है, एसिड्स का टेस्ट, ठीक है, एसिड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि किसी भी सॉल्यूशन में बताइए, अगर कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए कि उसमें एसिड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें मेटल कार्बोनेट को ऐड कर दोगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट को ऐड करने पे अगर आपको ब्रिस्क एफलोरेसेंस मिलती हैं, तो इसका मतलब वो रिएक्शन हुई है, वहाँ CO2 रिलीज हुई है, तो इसका मतलब वो एसिड भी है। तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसके अंदर क्या है भाई, जिसके अंदर एसिड था। ओके, दिस इज द T1 टेस्ट ट्यूब 1। एंड एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मान लो वाटर है, या कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमें टेस्ट करना है कि किसमें एसिड है या नहीं है, तो इसी रिएक्शन का यूज़ करेंगे हम। मेटल कार्बोनेट दोनों में डालेंगे, हम इसमें भी मेटल कार्बोनेट डाल देंगे, कोई सा भी मेटल कार्बोनेट डाल देना, तुम्हारी मर्जी जो है भाई। इसमें भी डाल देंगे और दूसरे वाले में भी डाल देंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारी, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी इस केस में, क्या मिलेगी हमें, ब्रिस्क एफलोरेसेंस ऑफ CO2 वाज इज ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन नो ऑब्जर्वेशन, कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर जो है, टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर एसिड नहीं है और टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर एसिड है। तो हम बता सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से कि एसिड है या नहीं है। चलिए, अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा मेरे को एक चीज़ अभी याद आई जो मैं इनिशियली भूल गया था। H2CO3 की हम बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि इसका भी हमारी डे टू डे लाइफ से कुछ लेना देना है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का क्या लेना देना है, क्या लेना देना है वो मैं बताता हूँ आपको। जितनी भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जितनी भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सॉरी, जितनी भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वो क्या हो रही है, दिन भर दिन क्या हो रही है, वो दिन भर दिन क्या हो रही है, वाटर जो हो रहा है, ठीक है, जितना भी हमारा ओपन वाटर है, चाहे वो सी हैं, ओशियंस हैं, ओपन लेक्स हैं, जो भी है, उसके वाटर में क्या हो रही है, मिक्स होके क्या बना दे रही है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दे रही है। तो आप पता लगा पाएंगे कि इससे क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। इससे दिक्कत ये हो रही है कि देखो कि CO2 कहाँ से आती है, CO2 कहाँ से आती है, वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से मिलती है भाई हमें CO2, ठीक है, फ्यूल बर्निंग से हमें CO2 मिलती है। तो हो क्या रहा है कि जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल, उससे उतना ही ज़्यादा CO2, जो CO2 का परसेंटेज बोले या कंसंट्रेशन बोले एटमॉस्फेयर में, वो बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 वाटर में डिजोल्व हो के कार्बोनिक एसिड बना रहा है। यानी कि वाटर की जो भी एसिडिटी है, ठीक है, चाहे वो ओशियंस है, सी है, जिन जो भी वाटर है, ओपन वाटर है, उसकी एसिडिटी बढ़ रही है। उसकी एसिडिटी बढ़ने से क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो बड़ी ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। पीएच के लिए सारे ही सेंसिटिव है, हम भी सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल्स क्या करेंगे, वो क्या हो रहे हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज वो मरते जा रहे हैं, पानी का पीएच बढ़ रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा पीएच वाले, सॉरी कम पीएच, अगर CO, पानी का पीएच बढ़ नहीं रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, पानी का पीएच कम हो रहा है, ठीक है। एसिड का कंटेंट बढ़ता है तो पीएच कम होता है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी, उसमें ना जाइए। बट इतना समझिए कि पानी ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, इसीलिए क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स मर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि CO2 के एमिशन को कम करें, CO2 के एमिशन को कम करें। तो आपको अब समझ में आया। तो जो 2 चक्कर आप स्कूटी पे फालतू लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे अब से। दिस इज़ फॉर आवर एक्वेटिक एनिमल्स। चलिए भाई, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4, वो क्या है,
वो रिएक्शन बहुत ही आसान है, बिकॉज ये बिल्कुल सिमिलर वे में होती है जैसे हमारी ऊपर वाली रिएक्शन हुई थी। ऊपर वाली रिएक्शन में हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम रिएक्शन करवाएंगे रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, ओके। यहाँ इसे क्या बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट का एक और नाम है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए भाई, इस रिएक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन की जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। तो जनरल फॉर्म तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये जनरल फॉर्म इसकी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी थी उसके जैसी। एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट बोलते ही हैं, उसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जा सकता है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं मेटल बाइकार्बोनेट लिखूंगा और इससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बिल्कुल वही मिलते हैं जो ऊपर वाली रिएक्शन में मिल रहे थे, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। ज़िंदगी में आपने बहुत पुण्य किए होंगे जो आपके लिए इतना आसान काम हो गया। ये रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि मेटल कार्बोनेट के साथ मिले थे। तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, जो दो चार रिएक्शन तुमने याद करनी होती हैं उनमें भी दो के क्या मिल गए, हमें प्रोडक्ट सेम मिल गए भाई। इससे काफ़ी लोग खुश हुए होंगे, ठीक है, स्पेशली बैक बेंचर्स। तो इसके मैं एग्जांपल दे के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो करना तो कुछ नहीं है, वही सब बनना है, मेटल सॉल्ट, वही फार्मूला लिखना सब सिखा दिया आपको। तो एग्जांपल ले लेते हैं, HCl के साथ एग्जांपल ले लें। मेटल कार्बोनेट कोई सा भी ले लें, मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने ले लिया, ठीक है। एच बाइकार्बोनेट में हमेशा HCO3 होता है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव आयन, दिस इज द बाइकार्बोनेट आयन, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, चलिए भाई, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो बहुत ईजी है हमारे लिए। हमें मेटल 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 बाइकार्बोनेट से पता लगेगा और जो एनायन है वो एसिड से पता लगेगा। एसिड को ब्रेक करोगे आप, H प्लस प्लस Cl माइनस मिलेगा, तो Cl माइनस हमारे लिए क्या हो गया, हमारा एनाइन हो गया। तो हम फार्मूला बना लेंगे भाई, मेटल सॉल्ट का फार्मूला, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, देन फार्मूला विल बी NaCl, और साथ में CO2 प्लस H2O, तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। ठीक है, बहुत आसान था ये। और यहाँ पे देखिए, बैलेंसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर इन रिएक्शंस को, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, कार्बोनेट के केस में थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो इजी है, इट्स टू इजी। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल HNO3 ले लो और साथ में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लो, तो इधर भी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होगा, मेटल सॉल्ट, मेटल तो मिल गया यहाँ से, ठीक है, एनाइन मिल गया एसिड से, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन पहले पढ़ा चुका हूँ। तो जो फार्मूला बनेगा सॉल्ट का, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, NO3 इज -1, so the formula of the salt will be MgNO3 the whole twice plus CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा, CO2 गैस प्लस H2O, ओके, CO2 गैस प्लस H2O मिलता ही मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मेटल सॉल्ट भी मिला, बट वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, मेटल चेंज करते रहेंगे तो मेटल सॉल्ट चेंज होता रहेगा, CO2 H2O हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ तक ये भी रिएक्शन हमारी खत्म हो जाती है, इट्स मच इजी रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कई बुद्धिमान लोग ये भी सोच रहे होंगे सर पीछे वाली रिएक्शन में CO2 निकल रहा था, उसका डिटेक्शन भी कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं? तो मैं दो दो बार थोड़ी पढ़ाऊंगा उसे, इसे भी वैसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं भाई। और कुछ बुद्धिमान लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या बोलते हैं वो, सर इस रिएक्शन को भी तो हम एज अ टेस्ट, एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और नॉट।
तो हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं भाई, इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, इस रिएक्शन का जो भी एप्लीकेशन है वो वही है, एप्लीकेशन टेस्ट रिएक्शन फॉर, दिस इज ए टेस्ट रिएक्शन फॉर एसिड्स। एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन से, अगर एसिड होगा तो CO2 रिलीज होगी, अगर एसिड नहीं होगा तो CO2 रिलीज नहीं होगी भाई। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए भाई आगे आगे बढ़ते हैं, हमारी रिएक्शन नंबर 5। तो रिएक्शन नंबर 5 कौन सी है हमारी, रिएक्शन नंबर 5 कौन सी है, वो है रिएक्शन ऑफ एन एसिड, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस। किसी भी रिएक्शन की एसिड एक बेस, सॉरी किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ, ओके। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इसी रिएक्शन का एक नाम भी है, ठीक है, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो बहुत ही बढ़िया। अब कैसे होती है ये रिएक्शन और हम कैसे करेंगे इसे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म जो कि मैं अक्सर लिखवाता हूँ ताकि आपको रिएक्शंस रटनी ना पड़े, ठीक है, ताकि आप खुद से उनके प्रोडक्ट्स लिख पाएँ। जनरल रिएक्शन क्या होगी इसकी, ओके, जनरल रिएक्शन होगी एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमें, हमेशा सॉल्ट मिलता है हमें, प्लस प्लस वाटर मिलता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर इसके प्रोडक्ट होंगे भाई। ओके, इस रिएक्शन के बारे में एक और खास बात, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, और इस रिएक्शन में हमेशा क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है इन्हें क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को रोकिए और फिर मेरी बात सुनिए कि इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ओके, मैं लिख भी देता हूँ, हीट इज रिलीज्ड in these reactions, so they are एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शन में भी हीट निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम अपने एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जो कि मैं अक्सर करवाता हूँ। HCl की रिएक्शन मान लीजिए अगर NaOH के साथ करवा रहे हैं, NaOH एक बेस है, ठीक है, बेसिस के एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, एसिड्स के एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस इज कॉस्टिक सोडा, कॉमन नेम इसका कॉस्टिक सोडा है, वैसे इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो उसका पता कैसे लगता है, उसका पता कैसे लगता है, तो सॉल्ट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। सॉल्ट क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आपको एसिड और बेस दोनों को आयनाइज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। एसिड को तोड़िए, एसिड से मिलेगा H+Cl-, बेस को तोड़िए, बेस से मिलेगा Na+ और OH-, क्योंकि बेस OH नेगेटिव देता है तो बेस ने OH नेगेटिव दे दिया, एसिड H+ देता है तो एसिड ने H+ दे दिया। तो जो वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वो तो H+ और OH नेगेटिव से होता है भाई, ठीक है। H+ और OH नेगेटिव से मिल गया हमें वाटर, और उसके बाद में बच गया क्या, जो दो चीज़ें बची हैं हमें, उससे क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा सॉल्ट। तो NaCl से सॉल्ट कैसे मिलेगा, आप फॉर्मूला भी इसका बना सकते हैं, Na+Cl-, इट विल गिव अस NaCl। तो बहुत आसान है ये रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी कर सकता है भाई इसे, कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है, जिसे पता ही नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl क्या होता है, एसिड बेस क्या होता है, वो कैसे कर लेगा भाई, नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो NaCl बेसिकली हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया होगा, HCl का भी सॉल्यूशन लिया होगा, यानी कि HCl को पानी में डिजोल्व होगा तो इसके एक्वस लिखते हैं। और क्या आपको पता है कि एक्व सॉल्यूशन में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे HCl एक्वस कभी भी नहीं रहता है। HCl एक्वस का मतलब
ये होता है H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, मतलब ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, सेपरेटेड फॉर्म में रहते हैं। और ऐसे ही NaOH का अगर सॉल्यूशन ले रखा है तो हमें वो NaOH नहीं होता है, असल में वो Na प्लस एक्वस होता है और OH नेगेटिव एक्वस होता है, ये ब्रेक होके ही रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो, और जो यहाँ पे सॉल्ट 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 जो मिला हमें NaCl, वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि वो भी NaCl की फॉर्म में, NaCl की फॉर्म में नहीं, बल्कि Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, इन दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वाटर H प्लस और OH नेगेटिव, कम्प्लीटली वाटर H प्लस और OH नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वाटर वाटर ही रहेगा, H2 ही रहेगा। तो कमाल की बात यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिएक्शन होने से पहले हमारे पास क्या था, 4 आयंस थी, ठीक है, 4 टाइप की आयन थी, H प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, OH नेगेटिव। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास कौन सी 2 टाइप की आयंस रह गई, वैसे ही रह गई, Na प्लस और Cl माइनस, पहले भी थी और बाद में भी थी। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन हुई है, असल में ये क्या है, ये तो स्क्रीन पे हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे, या हम बोलें कि हमें क्या मिल रहा है, पर्दे पे ऐसा दिख रहा है कि एसिड HCl और NaOH की रिएक्शन हो रही है। असल में हमें बिहाइंड द सीन्स बात ये है कि H प्लस और OH नेगेटिव की रिएक्शन हो रही है, बिकॉज Na प्लस और Cl माइनस आयन तो पहले भी थी और बाद में भी है। ओके, तो बिहाइंड द सीन्स जो रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन कौन सी हो रही है भाई, वो रिएक्शन कौन सी हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है हमारी H प्लस और OH नेगेटिव मिलके क्या दे रहे हैं, हमें वाटर दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल रिएक्शन यही है, एक्चुअल रिएक्शन यही है, उसकी वजह क्या थी वो मैंने ऊपर समझा दी है, ठीक है। तो असल रिएक्शन H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन को ही एसिड बेस रिएक्शन बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ओके, Na प्लस और Cl माइनस तो शादी में घूमने फिरने आए हैं, ऐसे ही मेला देखने आए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे ये पहले थे वैसे ही ये बाद में भी हैं। ओके, और ऐसे आयंस को क्या बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ ना करे केवल देखे। आपको पता होगा स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स देखने जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो खेलते नहीं है वो केवल देखते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। तो ऐसे आयंस को बोला जाता है स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर आयंस। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमेशा क्या बोला करते हैं, ठीक है, वो हमेशा बोलते रहते थे केमिस्ट्री इज नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट, ठीक है, केमिस्ट्री एक स्पेक्टेटर्स का स्पोर्ट नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको खेलना पड़ेगा भाई, उसके में उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो कि देख देख के हम केवल केमिस्ट्री सीख जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, आपको पेन हिलाना ही पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लो पेन हिला दिया, इससे क्या हो रहा है इसका मतलब ये है, पेन हिलाने से मेरा मतलब है कि भाई लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू राइट द थिंग्स, देन ओनली यू विल गेट सम ऑफ द केमिस्ट्री। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, तो वो तो बढ़िया ही है, अच्छा तो है ही है, मुझे तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, आप लोगों का पता नहीं। तो आप लोगों को जिनको अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, किन्हें किन्हें अच्छा लगता है, तो डेट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी कि और मेरे जैसे भी और लोग हैं तो आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन की। ढेरों एसिड है हमारे पास, कोई भी एसिड ले लो, HNO3 उठा लो, कोई भी बेस ले लो, मान लीजिए KOH ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो आपको पता ही है। मेटल कौन सा है, मेटल K है, ठीक है, बिकॉज बेस को तोड़ोगे आप, मैं तोड़ के दिखाई देता हूँ, Cl को तोड़ोगे, HNO3 को तोड़ोगे, सॉरी, प्लस NO3 माइनस एंड दिस विल बी K प्लस एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ से तुम्हें पता है वाटर, असल मेन रिएक्शन तो यही है भाई, मेन रिएक्शन तो यही थी H प्लस और OH नेगेटिव की, उससे तो मिल गया क्या, हमें वाटर मिल गया, बाकी जो बचा है उससे सॉल्ट मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आयन की फॉर्म में भी उसे लिख सकते हैं, बिकॉज रहता तो आयन की फॉर्म में ही है, बट हम लिखते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K+1 है और NO3 माइनस, तो क्रिस क्रॉस करेंगे भाई, KNO3 एक्वस मिलेगा, ठीक है।
सॉल्ट घुला हुआ होता है, सॉल्ट घुला हुआ होता है। ओके, तो इसीलिए मैंने एक्वस लिखा। तो पहले भी हम जो सॉल्यूशन लेते हैं HNO3KH का सॉल्यूशन लेंगे, ये भी ऑलरेडी वाटर में घुले होते हैं। तो आपको एसिड बेस रिएक्शन कभी भी दिखती नहीं है, मतलब अगर आप के HNO3 ले लें एक बीकर में तो वो भी कलरलेस सॉल्यूशन होगा, KOH भी कलरलेस सॉल्यूशन होगा, और जब आप उसे मिक्स करोगे तो तब भी कलरलेस ही रहेगा, बिकॉज जो सॉल्ट बना है वो भी डिजॉल्व, मतलब डिजॉल्व है, और जो वाटर है वो तो वाटर तो है ही कलरलेस। तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं होती है हमें, ठीक है, देखने से कोई रंग नहीं बदलते हैं इस रिएक्शन में, इस बात को ध्यान में रखें, रंग नहीं बदलते हैं इस रिएक्शन में। ओके, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन को बताने के लिए कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, इसे बताने के लिए 4 ऑब्जर्वेशंस होती थी, ठीक है, जिनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन होगी तो हम बोल देंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिससे पता लगेगा एसिड बेस रिएक्शन का कोई कलर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो मैं तो बताने जा ही रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ। वो ऑब्जर्वेशन होगी भाई टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। तो टेम्परेचर में जो चेंज आता है इससे हमें पता लग जाता है कि रिएक्शन हुई है। ओके, दैट्स ग्रेट। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन के, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए एसिड ले लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। ओके, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है भाई। तो मिलिए केमिकल्स के बादशाह के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोला जाता है कि बिकॉज बहुत सारे जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं मेजरली उसमें कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता ही होता है। ओके, इसीलिए किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। मेजरली फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, पॉलीमर्स बनाने में H2SO4 का यूज़ होता है। ओके, और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो H2SO4 उसके पास कितना है उस पर भी डिपेंड करती है। तो आज आपको पता लगा H2SO4 की इम्पोर्टेंस। तो भाई आज से हम सभी लोग इसे भाव देंगे, इसीलिए मैंने इसकी रिएक्शन भी लिखी, मुझे भी भाव देना है इसे। चलिए, तो अब हम बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। बेस कोई भी, मान लीजिए लाइम वाटर ही ले लिया बेस हमने, ठीक है, COH वाइज, ये लाइम वाटर ही था भाई। भूल गए हो तुम लोग, अभी पढ़ाया मैंने, अभी भूल गए हो, मुझे पता है, ये लाइम वाटर ही है। तो इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो भाई क्या मिलेगा, तो इसे थोड़ा ब्रेक कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। H2SO4 से 2H पॉजिटिव मिलते हैं, और सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा ये भी मैंने अभी पीछे ही बताया था। ओवरऑल चार्ज को 0 रखना है, 2 पॉजिटिव पहले से निकल चुका, इस पे 2 नेगेटिव लाना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मिलता है और 2 OH नेगेटिव मिलते हैं भाई। अब हमें पता है H प्लस और OH नेगेटिव से तो क्या मिल जाएगा, H प्लस और OH नेगेटिव से क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो वाटर बन जाएगा। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये देखिए H प्लस और OH नेगेटिव से तो बन जाएगा भाई वाटर। ओके, H प्लस OH नेगेटिव से वाटर बन जाएगा, और बाकी 2 बची हुई चीज़ें से क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कैल्शियम और सल्फेट से सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आसान है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाना आसान है। ढेर सारे एसिड हैं, ढेर सारे बेस हैं, तो मैंने तो केवल 3 ही एग्जाम्पल लिखवाए हैं, बहुत सारे करेंगे भी क्या, क्योंकि मैंने आपको सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना तो बता ही दिया, ठीक है, सारी बातें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देखिए
ठीक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस है वो तो पहला ही यही है कि जब क्या होता है, ठीक है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है या हमारे स्टमक में एसिड जो होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से इनो वगैरह लेते हैं, इनो लेते हैं या उसे क्या बोलते थे, एक और नाम था, मिल्क और मैग्नीशिया लेते हैं, ठीक है, यहाँ बेकिंग पाउडर लेते हैं। ये सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, माइल्ड बेसिस होते हैं। वो क्या करते हैं असल में, वो एसिडिटी से हमें क्या मतलब जो हम सफ़र कर रहे होते हैं एसिडिटी से, तो हम ठीक हो जाते हैं उन्हें लेने के बाद। वो ऐसा इसीलिए हो जाता है बिकॉज जो हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज ही करते हैं, ठीक है। तो एप्ली वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो ये एप्लीकेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो टू न्यूट्रलाइज द excess acid present in stomach, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेसिस फॉर एग्जांपल माइल्ड बेसिस सच एज NaHCO3, बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं NaHCO3। इसकी भी पूरी कहानी हमें पढ़नी है आगे इस चैप्टर में, बेकिंग सोडा, ठीक है। माइल्ड बेसिस सच एज बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डायरेक्ट तो नहीं लिया जाता है, बट जितने भी वो हमारे जो इनो वगैरह जो भी चीज़ें हम लेते हैं उनके अंदर मिल्को मैग्नीशिया होता है, मिल्को मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, और इन्हीं तो इन्हें ले लेते हैं हम। मैं सेंटेंस को पूरा कर दूं, थोड़ा ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं लग रहा है, उसे सही कर लेते हैं। तो न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टमक वी टेक, ओके, वी टेक माइल्ड बेसिस such as NaSCO3, milk और magnesia, which are known as, और इन्हीं माइल्ड बेसिस को जो कि हमारी एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, which are known as, इन्हें क्या बोला जाता है, which are known as antacids, ठीक है। इन्हें antacids बोला जाता है। antacid क्यों, बिकॉज antacid मतलब एंटी ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो एंटी ऑफ एसिड, इसीलिए इनका नाम antacids बोला जाता है इन्हें, ओके। तो एक एप्लीकेशन तो यह है अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। दूसरा एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस हैं। बस आप याद रखोगे, ठीक है, ये कैसे होती हैं, थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम बोलोगे सर आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, हमें हायर क्लासेस में क्या पढ़ना है। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ भाई, आपके छोटे से दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाए। जो चीज़ें आपके सीखने के लिए हैं, जो आपको स्टेज पे आनी चाहिए, मैं वही पढ़ा रहा हूँ केवल, वरना तो केमिस्ट्री बहुत आगे पहुँच चुकी है। तो चलिए, तो दूसरा है और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से ही एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पॉसिबल है। सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, सही करके लिखते हैं, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन नोट सुना होगा कईयों ने, ठीक है, तो कईयों के दिमाग में भी चल रहा होगा ये टाइट्रेशन क्या होता है। अरे क्या हो गया ये, तो ये टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। टाइट्रेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन सॉल्यूशन हमें दे रखा हो, उससे किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो। तो अभी के लिए आपको इतना ही बस दिमाग में रखना है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, सॉरी, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। वो एसिड, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अगर वो एसिड है तो सपोज करते हैं कि वो एसिड है, बाय यूजिंग, तो फिर दूसरा जो नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज किया जाएगा वो बेस होगा, ठीक है। अगर अननोन एसिड है तो नॉन वाला बेस होगा, और अगर नॉन बेस है तो अननोन वाला एसिड होगा भाई। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मान लीजिए एसिड, बाय यूजिंग द नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है।
by using the solution, जो कि बेस का सॉल्यूशन होगा, बेस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होगा। तो ये होता है भाई टाइट्रेशन, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो केमिस्ट्री में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में 2 कैटेगरीज तो आप पहले ही मुझसे सुन चुके हो। ओके, बाकी 2 के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो होता है भाई, एक तो यहाँ तो चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ तो चीज़ें एसिडिक होती हैं, यहाँ चीज़ें क्या होती हैं, वो बेसिक होती हैं, यहाँ चीज़ें क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। ओके, यहाँ 4th कैटेगरी जो होती है वो यहाँ वो होती हैं एम्फोटेरिक। ओके, तो एसिडिक आपको पता है, बहुत पढ़ लिया हमने, एसिड जो H+ आयन देते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ पढ़ा है हमने इसके बारे में, बेसिक भी हमने पढ़ा है। अब न्यूट्रल क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रल उन्हें बोला जाता है जो कि ना तो वो एसिड हो, ओके, ना तो वो एसिड हो और ना ही बेस हो, ठीक है, ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, तो उन्हें न्यूट्रल बोला जाता है। एम्फोटेरिक इन्हें बोला जाता है। कई सारे बच्चों को एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। ओके, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड भी हो और वो बेस भी हो, उसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में क्या फ़र्क है भाई। ओके, अब न्यूट्रल और एम्फोटेरिक के जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इसको जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। और यहाँ तक अगर इस पूरी क्लास में किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल रिस्पांस मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई इशू है, ठीक है, वीडियो में यहाँ दिक्कत है या यहाँ दिक्कत है, सर फास्ट है, सर स्लो है, सर की बात समझ नहीं आ रही, सर का लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई भी इशू है तो भाई आप वो भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू पीपल, ठीक है, तो आपकी मदद तो हमें करनी ही करनी है। तो ओके देन, ओके बाय बाय, तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।